नया चैप्टर है ग्रेविटेशन, बहुत इजी चैप्टर है, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। दो वर्ड आएगा, एक वर्ड आएगा ग्रेविटेशन और दूसरा एक वर्ड आएगा ग्रेविटी। पहले अंतर समझते हुए चलते हैं। एक वर्ड आएगा ग्रेविटेशन और दूसरा वर्ड आएगा एक ग्रेविटी। अब देखो इन दोनों में समझने का अंतर है। दोनों में लगभग सब कुछ सेम दिख रहा होगा लेकिन कुछ अंतर है। ग्रेविटेशन में क्या होगा, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडी इन द यूनिवर्स। मान लो ये मार्स हुआ, ये सन हुआ, या ये जुपिटर हुआ, मार्स हुआ, किसी भी दो बॉडी के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशन। लेकिन अगर एक बॉडी अर्थ हो जाए, एक बॉडी अर्थ हो जाए, नीला नीला ऐसा, एक बॉडी अर्थ हो जाए और दूसरा बॉडी कुछ भी हो जाए और भी अर्थ सरफेस के नजदीक होना चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या कहलाएगा, ग्रेविटी। मेरी बात समझ गए? मतलब अगर इन दोनों बॉडी में से कोई एक बॉडी अर्थ हो गया तो ये तब वर्ड क्या आ जाएगा, ग्रेविटी। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड नियर बाई ऑब्जेक्ट, इसको क्या बोलेंगे, ग्रेविटी। एंड व्हाट इज ग्रेविटेशन? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडी इन द यूनिवर्स। एनी टू बॉडी मतलब कोई भी दो बॉडी। लेकिन अगर एक बॉडी अर्थ हो गई, दूसरा बॉडी कोई और हो गया तो वो क्या कहलाएगा, ग्रेविटी। अंतर पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ग्रेविटी और ग्रेविटेशन दोनों को एक ही समझ लेते हैं। व्हाट इज ग्रेविटी? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड नियर बाई ऑब्जेक्ट्स। व्हाट इज ग्रेविटेशन? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडी इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। ठीक है, तो लिखना स्टार्ट करो, हेडिंग लिखो, ग्रेविटेशन। It is the force of attraction between any two body in the universe. It is the force of attraction between any two body in the universe. It's called gravitation. Called gravitation. Next heading, gravity. Next heading, gravity. It is the force of attraction between earth and nearby objects. Between earth and nearby object is called gravity. It's called gravity. हो गया, समझ में आ गया? दोनों आसान है। बताओ ग्रेविटेशन क्या था? अब मैं एक क्वेश्चन पूछूं, अब देखो क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन क्या था बताओ। अगर एक बॉडी मून हो और दूसरा बॉडी अर्थ हो, बताओ क्या होगा, ग्रेविटी। एक बॉडी अर्थ हो, दूसरा बॉडी हम हो, एक बॉडी सन हो, दूसरा बॉडी मार्स हो, ग्रेविटेशन। दोनों में से कोई एक बॉडी क्या होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए, तब ग्रेविटी होगा, नहीं तो ग्रेविटेशन। याद हो गया? चलो अब बोलू तुमको एक चीज दिखाते हैं। कभी भारत का नक्शा देखो, वो देखो ग्लोब। आओ मैं दिखाता हूँ, मैं ग्लोब ओरिजिनल का ग्लोब निकाल के लाता हूँ। अरे दिखा रहा हूँ ना, GLOBE। देखो तो ये है ग्लोब, ये है ग्लोब, ठीक है। अरे वाह, चलो एकदम बेहतरीन हमारा एनिमेशन भी आएगा। बच्चों तुम लोगों को ग्लोब दिखाता है, ठीक है, कोशिश करना समझने के लिए। और अगर आपको दिख गया तो बताना, नहीं दिखा तो कोई बात नहीं। ग्लोब दिख रहा है बच्चों? ये देखो, दिख रहा ग्लोब? गॉट इट।
अब ग्लोब में ये क्या है बताओ, ये कौन सा देश दिखा, ये ऑस्ट्रेलिया है ना, बहुत 3D है, देखो हम दिखा सकते हैं कहां बर्फ है, तो ऊपर पूरा बर्फ है चारों तरफ, दिख रहा है। तो हमें बर्फ नहीं दिखाना है, एकदम अर्थ को सीधा कर लेते हैं जैसे होता है ऐसे, ऐसे ग्लोब है। इसका डायरेक्शन देख लो कैसे कैसे घूम रहा है, तो आगे भी जरूरत पड़ेगा, किधर से किधर घूम रहा है, इसको बोलते हैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूम रहा है, दिख रहा है, क्लियर है ना, सर्कुलर पाथ में। अब थोड़ा समझने की बात करना, समझदारी वाली बात, मैं ग्लोब को ओरिजिनल को कॉपी कर लेता हूं, एक ग्लोब भाई साहब को किसी को भी एक कॉपी कर लेता हूं, ये वाले को, कॉपी। अब मैं इस ग्लोब को यहां पे लेते आता हूं, ठीक है, ये देखो, ये कौन सा देश है, वीडियो वालों को ले भी कर दूं तो उनको भी दिखाई दे मैं पढ़ाना क्या चाह रहा हूं, ठीक है। अब बताओ ये कौन सा देश है बच्चों, थोड़ा सा और बड़ा करता हूं, जूम 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 जूम, ये देखो बताओ ये कौन सा देश है, अफ्रीका, ठीक है मान लो अफ्रीका। अफ्रीका में कोई एक इंसान यहां पर खड़ा है, ये मान लो देखो एक इंसान ऐसे ऐसे होगा ना, तो ये अफ्रीका वाले इंसान को टपक के नीचे गिर जाना चाहिए क्योंकि ग्लोब है सर्कुलर स्फेरिकल। तो ये कहां, यहां पे अगर इंसान खड़ा होगा एक बॉल पे, यहां पे कोई चीज रखो तो कहां जाना चाहिए, नीचे गिर जाना चाहिए कि नहीं गिर जाना चाहिए, यस नो, बात समझ आ रही मेरी बात। अगर एक स्फेयर है, लाइक ये स्फेयर है, कोई यहां पर मान लो ये ऑस्ट्रेलिया है, यहां पर कोई इंसान होगा कैसे, ऐसे होगा, उसको टपक के नीचे गिर जाना चाहिए, ऐसा होता है क्या, नहीं होता ना, क्यों नहीं होता, नॉट ग्रेविटी। इसको हम बोलते हैं एक ऐसा फोर्स जो अर्थ के, कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की सेंटर की तरफ लगाता हो, दैट फोर्स को हम बोलते हैं वेट, विच इज इक्वल टू mg। आज तक आप लोग वेट नहीं जानते थे ना, वेट एक फोर्स है जो कोई भी ऑब्जेक्ट किधर लगाता है, हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ लगाता है, उसको हम बोलते हैं वेट। तो यहां पर भी जो ऑब्जेक्ट होगा ना बच्चों, वो किधर की ओर फोर्स लगाया, बताओ, ये जो ऑब्जेक्ट होगा किधर की ओर फोर्स लगाया, इसके सेंटर की तरफ, जिसको हम क्या बोलेंगे, वेट, mg। तो व्हाट इज वेट, इट इज द फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये एक ऐसा फोर्स है जो अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेट। बात समझ में आ गई, यस नो, यस सर। तो वेट का फॉर्मूला होता है W इक्वल टू m इंटू जी। तो इसकी SI यूनिट क्या होगी जल्दी बताओ, ये एक फोर्स है तो SI यूनिट क्या होगी, न्यूटन। जैसे फोर्स के SI यूनिट, ये भी तो फोर्स है, ये एक ऐसा फोर्स जो किधर लग रहा है, अर्थ के सेंटर की तरफ ऑब्जेक्ट लगा रहा है, इसी वजह से नीचे नहीं गिरता टपक कर गिरने। बहुत सारे बच्चे समझ में आता होगा, बचपन में थे हम भी, हमको लगता था कि यार यहाँ पे कोई खड़ा होगा, कैसे खड़ा होता होगा, वो तो नीचे गिर जाना चाहिए। अभी भी आपको लग रहा था कुछ देर पहले, लेकिन नीचे नहीं गिर रहा है, क्यों नहीं गिर रहा है, क्योंकि इधर लगाने के बजाय किधर फोर्स लगा रहा है, सेंटर की तरफ लगा रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, वेट। अब ध्यान से सुनना, ये जो G है ना, इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता दो। तुमको इस टेबल से नीचे कहूं कूदने के लिए, कूद जाओगे, कोई दिक्कत, इस टेबल से बोलो कूदने के लिए तो भी कूद जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा और ऊंचा करते हैं, इस छत पर से कहें यहां पे कूदने के लिए, कूद जाओगे, लेकिन थोड़ा सा चोट महसूस होगा नीचे से। 2 तल्ले छत पर से कहूं नीचे कूद जाना, कूद जाओगे, थोड़ा सा हो सकता टांग हाथ टूट जाए, थोड़ा और चोट लगे, ऐसा होगा ना। अब मैं बोलूं एफिल टावर पर से तुमको कूदा दूंगा, कूद जाओ, तो जब ऊपर से कूदोगे तो बढ़ेगा क्या, ध्यान से सुनो, जब ऊपर से आप कूद रहे हो ना तो आपकी एक्सेलरेशन बढ़ रही है, मतलब G की वैल्यू बढ़ रही है, और जब G बढ़ेगा तो F इज इक्वल टू क्या होता है, M इंटू G। आप जमीन पर बहुत ज्यादा फोर्स लगाओगे, और शायद न्यूटन थर्ड लॉ ये बोलता है जितना ज्यादा आप फोर्स लगाओगे उतना ही ज्यादा फोर्स जमीन भी लगाएगा।
तो आपका टांग हाथ क्या होता है, टूट जाता है। अगर वही गद्दे पर कूदते हो तो नहीं टूट पाते हो। क्यों? क्योंकि ये आते 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 रिएक्शन फोर्स लगते लगते थोड़ा समय लग जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, चोट महसूस नहीं होता। गद्दे पे कूद जाओ, किसी चीज ऐसे चीज पे कूद जाओ, स्पंजी चीज पे कूद जाओ कि आपको चोट महसूस नहीं होता हो, ठीक है। तो बहुत लोगों को ये नहीं समझ में आता था चोट क्यों लग जाता सर, यहां से भी तो कूद रहे हैं। आप जब ऊपर से नीचे कूद रहे हो तो ये जी की वैल्यू चेंज हो रही है, जी की वैल्यू बढ़ रही है। जब जी बढ़ेगा तो आप फोर्स भी ज्यादा लगा रहे हो, और जितने ज्यादा फोर्स के साथ नीचे गिरोगे उतना जमीन भी आपको फोर्स लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन। या तो आप उछल जाओ, जंप करने के बाद उतना उछल जाओ ऊपर, तो आपको चोट नहीं महसूस होगा, है ना। नहीं उछल पा रहे उतना ऊपर, पक्का है कि उतना पूरा का पूरा फोर्स आपका बॉडी को सहन करना पड़ेगा और आपको चोट लगता है। ये वेट की कहानी है। वेट में देखो बच्चों होता क्या है, ये जी है, जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये चेंज होता रहता है, ये चेंज होता रहता है। जब जी चेंज होगा तो इंसान का वेट भी क्या होगा, चेंज होता है। जैसे मैं पूछूं, देखो कौन बच्चा बता देगा, अगर आप अर्थ पे 6 केजी के 36 केजी के हैं तो आप मून पे कितने केजी के होंगे? आप मून पे भी 36 केजी के ही होंगे। मास रिमेन सेम, मैंने बोला ना मास रिमेन सेम। अगर मैं बोलता मून आप अर्थ पे 36 न्यूटन का आपका वेट है, तो मून पे आपका वेट कितना होगा? मून पे वेट हो जाता 6 केजी। वेट चेंज होता है, क्यों चेंज हुआ? क्योंकि वेट के फॉर्मूले में जी आता है, स्मॉल जी, और जो जी की वैल्यू होती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस चेंज होता रहता है। अर्थ सरफेस के ऊपर जाओगे तो जी की वैल्यू डिक्रीज होगा, अर्थ के अंदर गड्ढा खन के जाओगे तो भी जी की वैल्यू डिक्रीज होगा। अर्थ के सेंटर पे पहुंच जाओगे, यहां पर अर्थ के सेंटर पे पहुंच जाओगे अंदर खन करके, तो जहां पे जी की वैल्यू हो जाती है 0, सब पढ़ेंगे हम लोग। तो वेट क्यों चेंज होता है इंसान का? क्योंकि वेट के फॉर्मूले में क्या आ रहा है, जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ रहा है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस चेंज होता रहता है। इसी वजह से वेट चेंज होता है, मास चेंज नहीं होता। अभी धोखा खा गया ना, इसे धोखा खाते हो एग्जाम में तुम। मास चेंज नहीं होता है, चेंज क्या होता है, वेट चेंज होता है। क्यों वेट चेंज होता है? वेट के फॉर्मूले में जी आता है और जी चेंज होता है, इस वजह से वेट भी क्या होता है, समझ आ गया? लिखिए वेट, हेडिंग वेट। It is the force which is acting. It is the force which is acting towards the center of the earth. It is the force which is acting towards the center of the earth. It's called weight. फॉर्मूला लिख लीजिएगा, W इक्वल टू क्या होता है, mg। नोट पे पहला पॉइंट, इट्स SI यूनिट इज, its SI unit is Newton. Its CGS unit is Dyne. Third point, weight of a body changes from place to place. एक प्लेस से दूसरे प्लेस वेट चेंज हो सकता है। नो, क्योंकि भी बताएंगे क्यों, डायरेक्टली नहीं बोला जा सकता। यहां तक क्लियर हुआ? वेट कहोगे सर मास कांस्टेंट होता है तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G लिख सकते हैं। नहीं, अभी हम बताएंगे, अभी आगे थोड़ी देर बाद कहानी आएगी, सीखिएगा। वेट की कहानी समझ में आ गई? यस नो? ग्रेविटेशन क्या था?
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडी इन द यूनिवर्स। दुनिया में किसी भी दो बॉडी के बीच में जो फोर्स लगेगा उसको ग्रेविटेशन। ग्रेविटी क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। याद हो गया? अब बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, समझ में आया तो अच्छी बात और नहीं आया तो पिटेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या इसको हम यूनिवर्सल लॉ भी बोलते हैं। इसको यूनिवर्सल लॉ इस वजह से बोला गया क्योंकि अभी मैं आपको बताता हूं। एक साइंटिस्ट है, इन्हीं का नकल मारेंगे, इन्हीं का नकल एक साइंटिस्ट मारेंगे। उनका नाम है कूलम। उनका नाम क्या है? कूलम। बहुत तगड़ा नकल मारेंगे। मैं दिखाऊंगा, एक छोटा सा फोटो भी दिखाऊंगा, तुम लोग को समझ में आएगा। न्यूटन जी ने क्या किया था? न्यूटन जी ने बोला दुनिया में कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट 1, ठीक है, बात नहीं बेटा बात नहीं, ये ऑब्जेक्ट 1 और दूसरा हो गया ये ऑब्जेक्ट 2। दुनिया में कोई भी दो ऑब्जेक्ट है वो एक दूसरे के ऊपर कैसा फोर्स लगाएंगे? एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। कैसा फोर्स लगाएंगे? अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। कौन, किसने बोला? न्यूटन ने बोला। क्या बोला? दुनिया में कोई भी दो ऑब्जेक्ट होंगे वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे। वो फोर्स हमेशा कैसा होगा? अट्रैक्टिव होगा। वो फोर्स हमेशा कैसा होगा? अट्रैक्टिव होगा। मतलब हम इस दीवार को अट्रैक्ट हो रहे होंगे, हमको खींच रहा होगा, या दीवार को हम खींच रहे होंगे, ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, बात समझने का प्रयास करिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूटन ने क्या बोला? दुनिया में हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगा रहा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा होगा। वो फोर्स, मान लो ये बॉडी है, इसका मास m1 है, ये बॉडी है, इसका मास m2 है, और इनके बीच की जो दूरी है वो है r। इनके सेंटर से इनके सेंटर के बीच की दूरी क्या है? तो वो फोर्स जो होगा, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब अगर मैं हल्का, ये हल्का, तो हम लोग आपस में फोर्स भी कैसे लगा रहे होंगे? हल्का। दोनों को मास मल्टीप्लाई करेंगे तो और हल्के ही नहीं हो जाएंगे, मतलब हल्का ही रहेंगे। ये भारी, वो भारी, दो मास ज्यादा, तो इनके बीच में फोर्स भी क्या होगा? ज्यादा लगेगा। पहला बात ये बोला दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। मतलब अगर दोनों बॉडी हैवी है तो फोर्स भी हैवी लगाएंगे, ज्यादा लगाएंगे। दोनों बॉडी लाइटर है, फोर्स भी क्या करेंगे? दूसरी बात, दैट फोर्स, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल लेते हैं, दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम देयर सेंटर्स। मतलब क्या है? अब सोच के देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट इससे बहुत दूर चला जाए तो फोर्स कितना लगाएगा? कम। मतलब सिंपल सी बात, आप मेरे बगल में बैठ करके पढ़ रहे हो तो आप पे फोर्स में कितना लगा रहा हूं? कम या ज्यादा? ज्यादा। डिस्टेंस कम है तो बहुत ज्यादा, समझ में आ रहा है। अब आपको हम बैठा देते हैं पीजी कॉलेज के ग्राउंड में, मैं यहां से बोलता रहता, चिल्लाता रहता, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वहां तक आपको फोर्स जाता क्या? मेरी बात, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा तो आप पे फोर्स कैसा हमने लगाएंगे? इसका मतलब दैट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम देयर सेंटर्स। बात नहीं बेटा, बात नहीं, इनवर्सली। हाँ, सिंबल का इनवर्सली क्या होता है? हाँ, पढ़ रहा तो बताना हमारा जरूरी है। अगर ये सामने आ जाए तो इसको बोलते हैं डायरेक्टली। अगर यही 1 में आ जाए इसको बोलते हैं इनवर्सली। ये बोलेंगे ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, इसको बोलेंगे ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी। समझ गए? मन लगाया तो भाई बताना हमारा फर्ज है, मन नहीं लगाता तो हम पता ही नहीं करेंगे। पढ़ रहा है ना, थोड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो वो खुश हो गया है। अच्छा सुनो, क्या बोला न्यूटन ने? एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स। दुनिया में हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को किसी फोर्स के साथ
अट्रैक्ट कर रहे हैं। किस फोर्स के साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं? दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। दोनों को कंबाइन करते हैं, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो मिलेगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। अब जैसे प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। इसी को हम बोलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। G क्या है यहां पर? कैपिटल G क्या है यहां पर? यह है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू क्या होती है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, और चाहे तो आप इसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए मैं बताता हूं। G को यही रहने दीजिए, बाकी सबको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो क्या मिलेगा? FR स्क्वायर अपॉन में m1 m2 इक्वल टू G मिलेगा क्या? तो फोर्स का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन। R का यूनिट क्या होगा? मीटर, तो मीटर का स्क्वायर, और नीचे kg इंटू kg, kg स्क्वायर, ऊपर आके क्या होगा? kg की पावर -2। ये हो गई इसकी क्या? इसकी ऐसा यूनिट। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। थर्ड पॉइंट, कैपिटल G की वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब कैपिटल अर्थ पे भी उतना ही होगा, 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, मून पर भी उतना ही होगा, मार्स पे भी उतना ही होगा, सन पे भी उतना ही होगा, कहीं और जाओगे उतना ही रहेगा। कैपिटल G की वैल्यू चेंज नहीं होती है। फोर्थ पॉइंट यही लिख देते हैं। स्मॉल g की वैल्यू कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्मॉल g की वैल्यू चेंज होती रहती है, चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। कैपिटल G की वैल्यू डज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होता। बात समझ में आ गई? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोला? पहले बोलो। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स ईच अदर with the force. Which force? That force is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of their distance between their centers. याद हो गया? Yes या no? चलिए लिखिए। अच्छा, अब ये क्वेश्चन ये है ना, एक बात सुन लो। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूनिवर्सल लॉ भी कहा जाता है। क्यों कहा? अब देखो क्यों कहा जाता, मैं आपको दिखाता हूं। जब इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में अभी एयर था तो फोर्स कितना लगा? G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों ऑब्जेक्ट को उठाता हूं और पानी के अंदर डाल देता हूं। मान लो ये पानी है, व्हाइट कलर का बना लेता हूं। मान लो ये पानी भरा हुआ पूरा, ये पूरा पानी है। इस पानी के अंदर मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट को डाल देता हूं ऐसे। लो, तो भी इनके बीच में जो फोर्स होगा कितना होगा? वो यही होगा, G m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। क्या कुछ चेंज हुआ? क्या नहीं हुआ। मैं इसको आग में डाल देता हूं, लो ये आग निकलने लगा ऐसे मान लो, तो भी फोर्स कितना होगा? मैं इसको जुपिटर पे दोनों ऑब्जेक्ट को लेकर चला जाता हूं तो भी फोर्स कितना होगा? मतलब दुनिया के किसी भी कोने में लेके चले जा रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट सेम है, उनके बीच का डिस्टेंस सेम है, तो उनमें फोर्स भी कैसा लगेगा? हमेशा सेम लगेगा, फोर्स चेंज नहीं होगा। यही बात फेल कर गए थे और इस बात को सुधारा था किसने? अपने आप को। अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे कूलम जी। कूलम जी ने इसी बात को
चेक किया और पाया थोड़ा सा डिफरेंट हो गए अपने आप को न्यूटन्स लॉ से, तो अपने आप को डिफरेंट कर लिया, क्योंकि वहां पर देखा दो चार्ज लिए थे, आपने पढ़ा होगा, दो अपोजिट चार्ज होंगे तो क्या करेंगे, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, और सेम चार्ज तो अट्रैक्शन या रिपल्सन किसकी वजह से होता है, फोर्स की वजह से, है ना। तो अब देखो ध्यान से, दो चार्ज ले लिया, इनके बीच में एयर था और दोनों चार्ज की वैल्यू सेम था, तो फोर्स कुछ और आया, इसको उठा के पानी में डाल दिया, अब देखा फोर्स कुछ और हो गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स चेंज होता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं चेंज होता। देखो पानी में भी डाल दिया तो भी उतना ही था, मून पे भी डाल दिया उतना ही है, अर्थ पे भी डाल दिया उतना ही है, आप समझ में आ रहा है। लेकिन इसी वजह से इसको बोला जाता है यूनिवर्सल लॉ। यूनिवर्सल का मतलब यूनिवर्स में कहीं पे भी ये दो ऑब्जेक्ट को लेकर चले जाओ तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो चेंज नहीं होगा, उतना ही रहेगा। बात समझ आई? यस नो? हेडिंग लिखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और यूनिवर्सल लॉ। According to Newton's law of gravitation, according to Newton's law of gravitation, every object in the universe, every object in the universe attracts every other object, every object in the universe attract every other object with a force, with a force, and that force is directly proportional to, and that force is directly proportional to product of their masses, that force is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to, and inversely proportional to square of their distance, square of their distance between their centers, between their centers। ये फिगर बना करके नोट कर लीजिए।